जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का रैपिड रिवीजन करेंगे। चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडिया के अंदर टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो क्वेश्चन में नाम दे के पूछ लेता है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व कौन बनाता है। तो ये यूनेस्को बताता है। इनको क्या बोलते हैं? जैव आरक्षित क्षेत्र होते हैं। तो इंडिया में कुल 18 हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो मानस कहाँ है? मानस आसाम में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा, नौकरेन कहाँ है? मेघालय। अब बचे हुए देखते हैं। दिबांग कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में। अचन कुमार कहाँ है? MP प्लस छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। अगस्त मलाई केरल प्लस तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। शेखाचलम आंध्र प्रदेश में, पन्ना आंध्र प्रदेश में है। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य इम्पोर्टेंट, जैसे सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? वो है नीलगिरी, तमिलनाडु में 1986 में बना। सबसे बड़ा BSR यानी बायोस्फीयर रिजर्व होता है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? कच्छ गुजरात, जो किसके लिए फेमस है? मैंने आपको पहले ही बताया था, गदा के लिए फेमस है। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? डिब्रू सैखोवा, ये कहाँ है? आसाम में। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोन्यूमेंट इन कर्नाटका। देखिए, कर्नाटका में कौन कौन से मोन्यूमेंट हैं। जैसे आपने ये देखा होगा कि होयसाला टेम्पल कहाँ है? ये भी कर्नाटका में। हाल ही में इसको 42 साइट्स ऑफ यूनेस्को डिसाइड किया गया था। अब देखिए, 3 मंदिरों का समूह है ये होयसाला में मंदिर। कौन सा? बेलूर और हेलोबिड और सामनाथपुरा मंदिर। अब देखिए, कित्तूर किला कहाँ पर है? ये कित्तूर का किला भी कर्नाटक में है। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के द्वारा 1824 से 29 के बीच में बना था। अब बात करते हैं गोल गुम्बद। गोल गुम्बद क्या है? अली आदिल शाह का मकबरा है। बहरनी वंश के थे। भारत का सबसे पुराना गुम्बद कौन सा है? यही है, गोल गुम्बद, 1656 में बना। अच्छा, गोल गुम्बद कहाँ है? बीजापुर में है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित नर्तकी नटराज किस नृत्य से रिलेटेड है? तो वो किससे हैं? भरतनाट्यम से हैं। तो देखिए, नर्तकी नटराज को साहित्य अकादमी अवार्ड पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं। इनको कब मिला था? 2011 में मिला था। अब हम बात करते हैं मजम्मा जोगती, 2021 में पद्मश्री मिला और जागती डांस के लिए हैं। और ये कहाँ की है? कर्नाटक की है। अब देखिए, जागती डांस कहाँ का है? ये कर्नाटका का है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा? जागती डांस कहाँ का है? ये कर्नाटक का है। मृदंगम वादन से जुड़े कलाकारों के नाम बताइए। तो देखिए, मृदंगम वादन से जुड़े जो कलाकार हैं उनके नाम मैं बताता हूँ। पालघाट मणि अय्यर, AV आनंद, रामनाथ राघवन, T रंगनाथन और जय वैद्यनाथन। ये सभी किससे? ये मृदंगम से रिलेटेड हैं। अब हम बात करते हैं हरप्रसाद चौरसिया किससे हैं? ये बांसुरी से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जरीना शर्मा किससे हैं? सरोद से हैं। अली अकबर खान किससे हैं? सरोद से हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट मैथ्यू हेडन की जो बायोग्राफी है वो कौन सी है? वो है स्टैंडिंग माई ग्राउंड। ये किसकी है? ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर मैथ्यू हेडन की है। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य बुक और वो किसके द्वारा लिखी गई हैं। जैसे नो स्पिन किसकी है? सेन वॉर्न की है। माई स्टोरी माइकल क्लार्क की है। टेस्ट ऑफ विल ग्लेन मैक्रा की है। और द विनर्स माइंडसेट ये सेन वॉटसन की है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पीपुल रिलेटेड टू ओडिसी नृत्य। तो ओडिसी नृत्य से कौन रिलेटेड है? देखिए, वो कौन है? स्वरूपा सेन। अब देखिए, ओडिसी नृत्य से अन्य कौन कौन रिलेटेड है? जैसे लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, ये किससे हैं? ये भी ओडिसी नृत्य से हैं। मधुलिता महापात्रा, ये भी ओडिशा से हैं, ओडिसी नृत्य से। वैशाली मोहिती, ये किससे? ये भी ओडिसी नृत्य से। और देवा प्रसाद दास, ये सभी किससे? ओडिसी नृत्य से। अब हम बात करते हैं जतिन गोस्वामी सतरिया से। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी प्लस भरतनाट्यम दोनों से हैं। इसरा पारिक कथक से हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुख्य रूप से सिख त्यौहार कौन कौन सा है? तो देखिए, सिख त्यौहार कौन कौन से है ये आपको याद होना चाहिए। जैसे लोहड़ी, होली मोहल्ला, बैसाखी, गुरपर्व, टीका और तीजा, ये सभी क्या है? ये सिख त्यौहार है। अब हम बात करते हैं ज्ञान पंचमी
ज्ञान पंचमी का अन्य नाम लाभ पंचमी और पांडत पंचमी है। ये जैन त्यौहार है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इन विच पॉपुलेशन डेंसिटी बाय रिकॉर्ड मोर देन 100% स्क्वायर किलोमीटर, तो वो किसकी है? राजस्थान की है। देखिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनको आपको डिसाइड करना होता है ऑप्शन के बेसिस पे। तो ऑप्शन के बेसिस पे राजस्थान का कितना है? 201% पर स्क्वायर किलोमीटर। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम किसकी है? वो अरुणाचल प्रदेश की है स्टेट में। और यूटी में किसकी है? यूटी में अंडमान की कितनी? 46% पर किलोमीटर की स्क्वायर किलोमीटर। अब यहीं आपको कुछ और याद रखना पड़ेगा, जैसे जम्मू कश्मीर की कितनी है पॉपुलेशन डेंसिटी? 56% पर स्क्वायर किलोमीटर है। अच्छा, सिक्किम की कितनी है? 86% पर स्क्वायर किलोमीटर। अब हम बात करते हैं कि भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? आसाम की है कितनी? 397% पर स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, अभी हमने ऊपर देखा था। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी साल थी जब स्पोर्ट्स डे मनाया जाता था? तो वो कब थी? 2012 से। अब देखिए ध्यानचंद की याद में 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। अब ध्यानचंद की बुक कौन सी है? वो एक गोल है जिस ओलंपिक 1936 में इन्होंने जीता था मेडल, ठीक है। इंटरनेशनल स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। इंटरनेशनल चेस डे 20 जुलाई। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून। और राष्ट्रमंडल दिवस 24 में। अब हम बात करते हैं अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट डे। जैसे 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? वो भाला फेंक डे मनाया जाता है, यानी जेवलिन थ्रो मनाया जाता है। किसकी याद में? ये मतलब नीरज चोपड़ा के द्वारा उनकी उसमें मनाया जाता है। और 7 अगस्त को ही क्या मनाया जाता है? नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। 19 अगस्त वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द सुप्रीम कोर्ट बीन गिवन द पावर टू जुडिशियल रिव्यू। देखिए जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोविज़न है वो किस आर्टिकल में है? वो आर्टिकल 137 में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 130 बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है। अब हम बात करते हैं सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस की कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट का होता है उसके 2,80,000 होती है। देखिए अन्य जजेस की कितनी होती है? 2.5 लाख होती है। और यही हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट का जो मेन जज होता है, चीफ जस्टिस होता है, उसकी कितनी होती है? 2.5 लाख होती है। और अन्य जज की कितनी होती है? 2.25 लाख होती है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया? वो क्या है? इंटीग्रेटेड है, संविधान का संरक्षण होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हु हेल्ड द पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड। तो देखिए ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वो कौन से चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने सबसे कम समय के लिए सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की जो पद था उसको धारण किया था। वो कौन थे? कमल नारायण सिंह 18 दिन के लिए सिर्फ बने थे। जो हाल ही में चीफ जस्टिस हैं वो कौन से हैं? वो 50वें चीफ जस्टिस हैं। अब देखें सबसे पहले सीजीआई कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे, ये आपको याद रखने हैं। वर्तमान में सीजीआई कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ हैं। सबसे ज़्यादा समय तक सीजीआई कौन रहा? वाई चंद्रचूड़ 7 वर्ष 4 महीने के लिए रहे। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले कौन हैं? वो हैं एम हिदायतुल्लाह मतलब पहले चीफ जस्टिस रहे, उसके बाद फिर राष्ट्रपति भी बने। फर्स्ट दलित सीजीआई कौन है? के.जी. बालकृष्णन। स्वतंत्र भारत में जन्मे सीजीआई कौन है? एस.एच. कापड़िया, ठीक है। पीआईएल के प्रणेता सीजीआई कौन है? वो पीएन भगवती है। पीआईएल क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एकमात्र चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? वो हैं वी.एस. रामादेवी हैं, जो 1990 में अकेली एकमात्र महिला हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी थी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? तो चालुक्यों की राजधानी क्या थी? वो थी वातापी, और इसको हम बादामी भी बोलते हैं। अब देखिए चालुक्य वंश की बात करते हैं तो इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे पुलकेशिन फर्स्ट। 536 से 566 तक इनका शासन रहा था, ठीक है। फिर पुलकेशिन द्वितीय था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो 610 से इसका कार्यकाल 642 तक रहा। इसको हम दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी इसको मिली थी। अब हम बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय की हत्या किसने की थी? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने की थी। और इसको करने के बाद इसने वातापी पर अपना शासन जमा लिया और इसको वातापी कोंडा की उपाधि भी मिली। अब ये नरसिंह वर्मन किस वंश का था? ये पल्लव वंश का था। अब हम बात करते हैं कि चालुक्य वंशों की अंतिम शासक कौन था? वो कौन था? कीर्तिवर्मन सेकंड था, ठीक है।
और इसको किसने हराया? दंती दुर्ग ने हराकर राष्ट्रकूट वंश का अपना बना लिया, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी। अब हम बात करते हैं पल्लव वंश। देखिए पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु थे, जिनको अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। और विष्णु सिंह के दरबारी के भी कौन थे? 12वीं। और इनकी बुक कौन सी? करारता जुनियम। ठीक है। अब हम बात करते हैं पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? वो थी कांची। अंतिम शासक कौन था पल्लव वंश का? अपराजित तर्मन। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस पल्लव के शासन के दौरान हेनसांग ने पल्लव राजधानी कांची का दौर किया? तो उस समय किसका शासन था? उस समय नरसिंहवर्मन फर्स्ट का शासन था, 630 से 668 तक। ठीक है। अब हम बात करते हैं हेनसांग नॉर्थ इंडिया में किसके शासन काल में आया था? ये आया था हर्षवर्धन के काल में आया था। और ठीक है, और उसके बाद जो इधर आया था वो कब आया था? तो नरसिंहवर्मन को महाबलीपुरम के रथ मंदिर और मालपुरम तमिलनाडु के लिए भी फेमस माना जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य वंश और उनकी राजधानी। जैसे पुष्यभूत वंश, तो उसकी राजधानी कहाँ से? उसकी राजधानी थानेश्वर थी। पाल वंश मुंगेर, राष्ट्रकूट वंश मान्यखेत मालखेड़, चंदेल वंश खजुराहो, चोल वंश तंजावुर और मोखरी वंश कन्नौज, परमार वंश धारा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वल्लभी के मैत्रक वंश के संस्थापक कौन है? वो है भटारक हैं। हर्ष के समकालीन था। ये मैत्रक वंश कौन था? ये हर्ष के समकालीन था। चालुक्य वंश कर्नाटक इतिहास का स्वर्ण काल था। ये आपको याद रखना होगा। मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? तो देखिए मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? ये गोवा में है। देखिए टोटल इंडिया में कितने बड़े बंदरगाह हैं? वो हैं 13। अब जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पुराना बंदरगाह कहाँ पर है? ये कोंडला दीनदयाल गुजरात में है। अब हम बात करते हैं हम साउथ की तरफ, जो नीचे का जो एरिया है, इधर कौन कौन से बंदरगाह हैं? तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कर्नाटक में कौन सा है? कर्नाटक में मंगलोर है, केरल में कोंची है, गोवा में मांगमुआव है, अभी हमने देखा था। मुंबई में 2 हैं, नोहावा सेवा और मुंबई वाला है वो सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और एक गुजरात में है, उसका पुराना नाम क्या है? कोंडा है। और इसको क्या बोलते हैं? आज में दीनदयाल, जो गुजरात में है। अब यहीं हम बात करते हैं नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ की तरफ नीचे आ जाएगा तमिलनाडु में कौन सा है? चेन्नई है एक, दूसरा तुतिकोरिन है और दूसरा एन्नौर है। ये सभी कहाँ हैं? ये तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश में एक है विशाखापट्टनम, उड़ीसा में पारादीप है और वेस्ट बंगाल में कोलकाता है। अब देखिए ये टोटल कितने हो गए? ये 12 हो गए। जो लास्ट 13वां है वो कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक्सटेंट ऑफ द मीसोस्फीयर। देखिए ये क्या है कि हमारे अर्थ की जो स्फीयर होती है, जो लेयर होती है, उनको हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं और उनकी जो रेंज है कितनी क्या है वो भी देखते हैं। जैसे ट्रोपोस्फीयर होता है, जो पहली होती है, जब हम ऊपर से आएंगे तो जो पहली होती है वो कौन सी होती है? ट्रोपोस्फीयर। उसके बाद क्या होती है? स्ट्रेटोस्फीयर। और स्ट्रेटोस्फीयर में ही जो एरोप्लेन होते हैं वो फ्लो इसी में करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ये होता है मीसोस्फीयर। उसके बाद क्या होता है? थर्मोस्फीयर। और ये क्या होता है? एक्सोस्फीयर। जो अंदर वाला होता है वो एक्सोस्फीयर होता है, उसके ऊपर थर्मोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर और सबसे ऊपर क्या होता है? ट्रोपोस्फीयर। अब इनकी रेंज क्या होती है? तो क्या होती है कि स्ट्रेटोस्फीयर कितनी होती है? 18 से 50 किलोमीटर। और ट्रोपोस्फीयर क्या होती है? 0 से 18 किलोमीटर तक होती है। अब यही हम बात करते हैं मेसोस्फीयर की, तो 50 से 80 किलोमीटर होती है। और यही हम थर्मोस्फीयर की बात करें तो 80 से 800 किलोमीटर। एक्सोस्फीयर 800 से ऊपर का जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर होता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा मेटल पाया जाता है? तो देखिए OSAL यानी पहले ऑक्सीजन 46%, फिर S सिलिकॉन 27%, फिर एल्यूमिनियम 8%, फिर आयरन 5%। अब उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है मोस्ट अबंडेंट मेटल पूछा है, तो ऑक्सीजन तो मेटल है नहीं, तो क्या होगा? एल्यूमिनियम होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं मानव के शरीर में क्या क्या कौन कितना पाया जाता है। तो ऑक्सीजन कितना होता है? 65%, हाइड्रोजन 18%, कार्बन 9% और नाइट्रोजन 3%। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी अर्थक्वेक जोन। तो इंडिया कितने अर्थक्वेक जोन में डिवाइड है? वो है 4 में। अर्थक्वेक जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। सबसे खतरनाक जोन कौन सा है? वो है जोन 5,
नॉर्थ ईस्ट के इधर भूकंप आते हैं। और सबसे कम खतरनाक कौन सा है, जोन 2। अब यही बात करते हैं अर्थ वेव्स की। जो वेव कौन सी होती है, एक पी वेव होती है, एस वेव और एल वेव। पी वेव को क्या बोलते हैं, प्राइमरी वेव्स बोलते हैं, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। अब यहीं हम बात करते हैं एस वेव, ट्रांसवर्स वेव होती हैं, और एल वेव सबसे खतरनाक वेव होती हैं। ये सबसे कम गति की होती है और मैक्सिमम डिजास्टर इन्हीं की वजह से होता है। अब यहीं हम बात करते हैं, जैसे कहीं पर अगर भूकंप आया तो भूकंप अगर 2.1 का कहीं आया है और दूसरी जगह 2.3 का आया है, तो ये कितना है, तो देखिए जब एक बार 0.1 अगर बढ़ता है तो ये कितना होता है, 10 गुना होता है। तो यहाँ पर कितना बढ़ा है, तो यहाँ पर कितना बढ़ा है, 0.2 बढ़ा है। तो 0.2 बढ़ा है यानी कितना, 20 गुना ज़्यादा तेज़ी से भूकंप आया है। कहाँ पर, जहाँ पर 2.3 के डेसिबल से भूकंप आया होगा वहाँ पर। अब हम यही बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्किल ऑन द ग्लोब विच डिवाइड्स डे एंड नाइट, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनियस सर्किल बोलते हैं। अब यही हम बात करते हैं कुछ इकोनॉमिक्स के टर्म होते हैं, जैसे लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व क्या इंडिकेट करता है, तो लॉरेंज कर्व क्या इंडिकेट करता है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में विषमता यानी डिस्पैरिटी को शो करता है। देखिए इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बात करते हैं। अब देखिए ये क्या होगा कि जैसे इनकम डिस्टर्बेंस जितना होगा उतनी मैक्सिमम लॉरेंज कर्व होगी। अब देखिए लॉरेंज कर्व की प्रणाली विकसित कब हुई, 1905 में मैक्स लॉरेंज ने की थी। अब यहीं हम बात करते हैं स्टैटिकल माप ऑफ लॉरेंज कर्व बाई गिनी गुणांक से हम करते हैं। जितना ज़्यादा विषमता है उतनी ही ज़्यादा गिनी गुणांक होगा, ये आपको याद रखना होगा। अब हम बात करते हैं कुजनेट्स कर्व। देखिए कुजनेट्स कर्व क्या कहता है कि पर कैपिटल इनकम बढ़ने पर आय की विषमता बढ़ती है, मतलब इनकम डिस्पैरिटी बढ़ती है। मतलब क्या है कि जो पर कैपिटल इनकम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आय की विषमता यानी इनकम डिस्पैरिटी, और फिर कम होने लगती है और फिर वो घटने लगती है। अब हम बात करते हैं फिलिप्स कर्व की। फिलिप्स कर्व क्या कहता है, फिलिप्स कर्व अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन में इन्वर्जन का रिलेशन होता है। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी पड़ेगी। क्या कह रहा है कि फिलिप्स कर्व क्या कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट में और इन्फ्लेशन में ये क्या होता है, इन्वर्जन का रिलेशन होता है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन डाउन होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट डाउन होगा, ऐसा रिलेशन होता है। अब हम बात करते हैं लोफर कर्व की। लोफर कर्व क्या होता है, टैक्सेशन रेट घटाएं तो रेवेन्यू में वृद्धि होगी, लेकिन एक सीमा तक होगी, उसके बाद नहीं होगी। तो ये क्या है, ये लोफर कर्व है, आपको याद होना चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो वो इंक्रीज रेपो रेट। अब देखिए रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट होता है कि आरबीआई अगर अदर बैंक को जो पैसे देती है जिस लोन पे, वो होता है रिपो रेट होता है। रिवर्स रिपो रेट क्या होता है कि रिवर्स रिपो रेट ये होता है कि जब अदर बैंक पैसे लौटाती हैं जिस रेट पर, उसको बोलते हैं रिवर्स रिपो रेट। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि व्हाट शुड बी द गवर्नमेंट डू टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल हो सकता है, जैसे किसी बैंक अगर मान लो मैं 5% की रेट से कोई दूसरी बैंक पैसे ले रही है, अगर मैं अपना इंक्रीज रेपो रेट कर दूंगा यानी 5 से मैंने 8% कर दिया, तो क्या जो पहले बैंक जितना पैसा ले रही थी क्या वो उतना ही पैसा लेगी, अभी नहीं, क्योंकि हमारा रिपो रेट बढ़ चुका है। तो अब रिपो रेट बढ़ गया है तो वो उतना ही पैसा थोड़ा कम लेंगे। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सीज का फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य फुल फॉर्म, यानी टीवीएफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है, ओएमओ क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड और बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब यही बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पर्सनल डिस्पोजल और डिस्पोजल इनकम मीन्स क्या होता है, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, तो बायोगैस में क्या होता है, मीथेन होता है CH4 जिसमें 55 से 60% होता है और CO2 25 से 30% होता है। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी एल्सरोडो बोल्ट्रा ने की थी 1776 में। मिथेनॉल का होता है CH3OH होता है, मिथाइल एल्कोहल होता है और इथाइल एल्कोहल C2H5OH होता है। व्हाट इफेक्ट डज डिजॉल्विंग सोप इन वाटर डज ऑन द सरफेस टेंशन। देखिए जब हम साबुन को पानी में घोलेंगे तो क्या होगा, तो जो सरफेस टेंशन होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन कम होगी। तो सरफेस टेंशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। तो
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डज द डिजॉल्विंग सोप इन वाटर हैव ऑन सरफेस टेंशन, क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मेटल फाउंड इन हीमोग्लोबिन। तो देखिए हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, ठीक है। रक्त युक्त प्रोटीन होती है, ऑक्सीजन का फ्लो करता है, और मेल बॉडी के लिए 14 से 18 ml चाहिए होता है, और फीमेल के लिए 16 ग्राम हेल्थी बॉडी के लिए चाहिए होता है। हीमोग्लोबिन कम होने पर क्या होता है, एनीमिया होता है, थैलासीमिया होता है, रोग ये होते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑन्कोलॉजी क्या होती है, ऑन्कोलॉजी होती है ड्रीम से रिलेटेड होती है, वो ऑन्कोलॉजी होती है। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य। हिप्नोलॉजी किससे होती है, स्लीप से रिलेटेड है। कैपोलॉजी क्या होती है, सौंदर्य से। और इथोलॉजी को होती है प्राणियों के व्यवहार से। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, वो कौन है, कार्ल लिनेयस, ठीक है। थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट चार्ल्स डार्विन ने दी थी। प्राणी जगत को 5 वर्गों में बांटा किसने, भेटकर ने, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रिसेंटली कंट्री हैज रिफ्यूज टू होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम 2026 होगा यहाँ। 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम है किसने रिफ्यूज़ किया है, वो ऑस्ट्रेलिया ने रिफ्यूज़ कर दिया है। अब देखिए तो 2026 के जो एशियन गेम है वो कहाँ होने वाले हैं, वो जापान में होंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2024 यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको में होंगे। अब यही बात कर अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का होने वाला है, ये साउथ अफ्रीका में होने वाला है। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिस्टर आईपीएल कौन है, सुरेश रैना। आईपीएल की महान टीम के कप्तान कौन है, एमएस धोनी, ठीक है। आईपीएल में पहला शतक ब्रेडन मैकुलम। भारतीय पहला शतक किसने मारा था आईपीएल में, मनीष पांडे। और खोवानी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खोवानी खिलना महोत्सव 2024 का मनाया गया, ये लद्दाख में मनाया गया। तो देखिए लद्दाख के दो ये जो महोत्सव है आपको याद होने चाहिए, खोवानी खिलना महोत्सव और डोसमोचे उत्सव, ये दोनों कहाँ करें, ये दोनों लद्दाख के हैं। अब हम बात करते हैं आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये किसकी बुक है, ये सैम पित्रोदा की बुक है, जो पीली क्रांति और संचय क्रांति के जनक कहे जाते हैं। अच्छा, सैम पित्रोदा की बुक कौन सी है, ड्रीमिंग बुक इनकी बुक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें, और देखिए जितना हो सके इसको शेयर करें, जिससे कि हम आपके लिए कुछ और वीडियो बना सकें। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और थैंक यू।